नमस्कार आप सभी के लिए। आज ये हमारा 5 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है और लिखा है आर वेगई एंड अन्ना मैथ्यूज। दोनों लोगों ने लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। जनरली आप टाइटल को देख के ही समझ कर पा रहे होंगे कि किस बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा क्या सिनेरियो ये कहने वाली हैं और कहने वाले हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आप कंटिन्यूसली इस टाइप के एडिटोरियल्स या जो इन्फॉर्मेटिव, सीधी सी बात है, आप स्टूडेंट हों या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिए करंट इवेंट या करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है ये जानना ज़रूरी हो जाता है आप एज अ इंडियन सिटीजन्स। तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टॉप द रिटर्न टू लेजर्स फेयर। अब यहाँ पे लेजर्स फेयर का मतलब सीधा सा ये होता है कि जब गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपना हस्तक्षेप कम कर देती है, ठीक है, तो वो क्या 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 कहलाता है, लेजर्स फेयर। अब इन्होंने ये लिखा किस रिगार्डिंग है, क्योंकि अभी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं लेबर लॉ, उनको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है या निलंबित कर दिया है अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए। ठीक है, अब लेबर लॉ क्या है, जो सीधी सी बात है, जो लेबर्स के संरक्षण या लेबर्स के अधिकारों की रक्षा करें, वो क्या है, लेबर्स लॉ। तो चलिए उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एडिटोरियल की बात करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। तो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने भाई, थ्रू द पब्लिक हेल्थ crisis created by the COVID-19 pandemic, we are witness to another massive tragedy of working workers being abandoned by their employers and above all by the state। तो जो बीच में ये महामारी तो चली रही थी, ठीक है, उस महामारी ने हेल्थ सिस्टम को या हेल्थ की एक ट्रेजिडी को जनरेट किया। और जैसे ही उसी के बिटवीन या उसी के बीच में एक और बड़ी ट्रेजिडी आ गई वर्कर्स के लिए। वो क्या थी कि उनके ही जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने क्या उनके लिए छोड़ दिया, मतलब एम्प्लॉयर ने उनके ही हाल पे छोड़ दिया, उनकी देखरेख नहीं की। और ये आशा थी कि जो सरकारें हैं वो भी उनका ख्याल रखेंगी, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, ऐसे ही उनको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया या उनके ही हाल पे छोड़ दिया। मतलब जो एम्प्लॉयर थे, मतलब जो उनके मालिक थे, और जो स्टेट थे, उन दोनों ने। द वर्कर्स राइज टू गो होम कब यूजिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, 2005। तो जो वर्कर्स का जो घर जाने का जो अधिकार है उसको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है या उसको डैमेज या कर्व किया जा रहा है, किसके थ्रू, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। नो प्रोविजन वर मेड for their food, shelter, medical relief, wage payment were not ensured, and the state's cash and other food relief did not cover most of the worker। ना तो उनकी खाने की व्यवस्था की गई, ना रहने की व्यवस्था की गई, ना उनके मेडिकल की व्यवस्था की गई। उनके जो बेजेस पेमेंट थे वो अभी इंश्योर नहीं किए गए कि उन्हें मिलेगा या नहीं। ना, और जो स्टेट ने जो फूड या जो भी सप्लाई की व्यवस्था की थी वो भी इतनी अच्छी नहीं है, या उसका सप्लाई चेन इतना अच्छा नहीं है कि हर एक वर्कर को, जो ज़रूरतमंद वर्कर है, उस तक वो चीज़ पहुंचे। ठीक है, अब स्टेरिंग एट स्टारवेशन, तो उनकी भूख बढ़ने लगी। भूख मतलब रियल भूख, मतलब पेट की भूख। और उसकी जो जब उसका भूख का जब संकट गहराया तो बहुत से लाख ऑफ वर्कर्स स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम। उन्होंने अपने घर जाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मैनी डाइड ऑन द वे, बहुत से रास्ते में ही मर गए। मोर देन अ मंथ लेटर द सेंटर इशू क्रिप्टिक ऑर्डर परमिटिंग देयर रिटर्न टू देयर होम स्टेट। अब क्रिप्टिक ऑर्डर सेंटर ने इशू किया 1 महीने बाद। जब ये सब हो गया उसके 1 महीने बाद फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिप्टिक ऑर्डर इशू किया। क्रिप्टिक ऑर्डर, इनका कहने का मतलब है कि वो क्लियर नहीं था, सीधी सी बात है। जो क्लियर ना, वो क्रिप्टिक ऑर्डर है। ठीक है, अब किस हिसाब से क्लियर नहीं है ये अपनी बात आगे बताएंगी। इमीडिएटली एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन लॉबीज टू प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम लीविंग। और तुरंत ही जैसे इन्होंने ये सेंटर ने घर जाने का आदेश दिया या व्यवस्था की, तैसे ही वैसे ही जो एम्प्लॉयर थे या जो मालिक थे उन लेबर्स के, वो बीच में आ गए और उन्होंने कोशिश की कि वर्कर्स ना जाए, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो उनकी जो
जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको चलाने के लिए क्या लेबर्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने प्रिवेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय डिलेइंग, और गवर्नमेंट ने किस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया कि डिले करवाया। उनकी ट्रेवल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी उसमें उसने क्या किया, डिले करवाया टू एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एम्प्लॉयर। ये एंश्योर करने के लिए कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लेबर क्या हो, पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। एम्प्लॉयर्स नाउ वांट लेबर लॉ टू बी रिलैक्स्ड। अब एम्प्लॉयर फिर अगली कड़ी में क्या चाहते हैं कि भाई जो लेबर लॉ है उनको क्या किया जाए, ईज किया जाए या निलंबित किया जाए, जिससे पावर किसके हाथ में आ जाए, एम्प्लॉयर्स के हाथ में आ जाए। तो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इश्यूड एन ऑर्डिनेंस कीपिंग इन द अवेंस ऑलमोस्ट ऑल लेबर statute including law on maternity benefit and gratuity, the Factory Act 1948, the Minimum Wages Act 1948, the Industrial Establishment Act 1946 and the Trade Union Act 1926। तो जो क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लाए और फिर क्या किया, पूरे के पूरे मोस्ट जो लेबर जो लॉ थे उनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। जो लेबर लॉ की विधियां थी या जो रूल्स थे उनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, जिसमें कि मैटरनिटी लीव, मातृत्वकाश, और ग्रेचुइटी जो कुछ एक्स्ट्रा जो पैसा या जो मिलता है उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। सेवरल स्टेट हैव एक्सटेम्प्टेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद वेरियस प्रोविजन ऑफ लॉ। और बहुत से स्टेट ने इंडस्ट्रीज को छूट दे दी कि वो जरूरी नहीं है या बाध्य नहीं है कि वो लेबर लॉ को क्या करें, फॉलो करें, या जो भी लॉ है वो फॉलो करें लेबर्स के रिगार्डिंग। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज सजेस्टेड 12 और वर्क शिफ्ट एंड दैट गवर्नमेंट इशू डायरेक्शंस टू मेक वर्कर्स टू ज्वाइन ड्यूटी, फेलिंग विच द वर्कर वुड फेस पीनल एक्शन। और जो एम्प्लॉयर्स कॉरपोरेशंस थे या जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने कहा कि भाई ये 12 घंटे का वर्क कर दिया जाए, जो कि अभी प्रेजेंट में 8 घंटे का है। तो गवर्नमेंट ने भी वो क्या कर दिया, ये इंश्योर करवा दिया और कहा कि जो भाई इस चीज़ को नहीं मानेगा उसको क्या किया जाएगा, पिनलाइज या दंड दिया जाएगा। दस आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड अबेंडनमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स द एम्प्लॉयर वांट, अब ये ऑर्गेनाइज तरीके से उनको अलग थलग करने, किसको अलग थलग करना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को अलग थलग किया गया। उसके साथ ही अब जो मालिक थे, ठीक है, या जो एम्प्लॉयर्स थे, वो क्या कहने लगे कि वांट द स्टेट टू री इंट्रोड्यूस लेजर फेयर एंड अ सिस्टम ऑफ इंडेंचर फॉर द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स टू। और जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है उसमें भी लेजेस फेयर लाया जाए। लेजेस फेयर मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम किया जाए अभी के लिए, ठीक है। दिस विल टेक अवे द प्रोटेक्शन conferred on the organized labor by parliament। और दिस मतलब ये चीज़ क्या है, जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं उनको भी अपने संरक्षण या उससे भी पार्लियामेंट क्या करेगी, दूर कर देगी ऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ किया। अब बात करती हैं ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की। अभी तो ये प्रेजेंट कंडीशन की बात कर ली, अब ये थोड़ा सा भूतकाल में जाना चाहती हैं और वहाँ की एक पूरी की पूरी जो वो है वो दिखाना चाहती। द मूव इज रेमिनिसेंस ऑफ द बार्बरिक सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इंट्रोड्यूस थ्रू द बंगाल रेगुलेशन 7/1819 फॉर द ब्रिटिश प्लांटेशन इन आसाम टी ई स्टेट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, किस चीज़ का संस्मरण आपको याद दिलाता है, जो ब्रिटिशर्स ने या कॉलोनियल रूल्स में आसाम के टी बागानों में जो किया था उस चीज़ की याद दिलाता है। वर्कर्स हैड टू वर्क अंडर द 5-year कॉन्ट्रैक्ट, वर्कर्स को क्या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्क करना पड़ता था। एंड डिसर्शन वाज मेड द पनिशेबल, और अगर किसी ने मना किया तो वो क्या था, पनिशेबल या दंडात्मक ऑफेंस होता था। Later, the Transport of Native Laborer Act 1863 was passed Bengal, which strengthened the control of the employer and even enabled them to detain labor in the district of employment and imprison them for 6 months। और एक 1863 का जो नेटिव लेबर एक्ट था, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट 1816,
उसने भी एम्प्लॉयर को इतनी ताकत दी कि वो 6 महीने के लिए लेबर्स को क्या कर सकता था, बंद करता, कैद कर सकता था। ठीक है। बंगाल एक्ट 6 of 1865 was later passed to deploy special immigration police to prevent labor from leaving and return them to plantation after detentions। ठीक है। जब मतलब एक पुलिस की भी एक एक्ट लाया गया जो कब था 1865 में, तो एक पुलिस बनाई गई जिसका काम ही इतना था कि वो लेबर्स को कहीं बाहर जाने से रोके या अपने घर जाने से रोके। सीधी सी बात है, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए एक पुलिस भी बनाई गई। वॉट वी आर विटनेसिंग टुडे वी आर अ हॉरिफाइंग रिसेम्बलेंस ऑफ हैपेंड ओवर 150 ईयर एगो इन द ब्रिटिश इंडिया। और जो हम अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह या उसी सदृश लगता है जो कि 150 साल पहले हुआ था। फैक्ट्री वर्कर टू फेसेड सेवरल एक्सप्लॉयटेशन एंड वर मेड टू वर्क 16 और डे फॉर अ पिटेंस। ठीक है। उस समय क्या था कि भाई 16 घंटे काम करवाया जाता था कम वेजेस पे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, देयर प्रोटेस्ट लेड टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1911 विच इंट्रोड्यूस 12 और वर्क शिफ्ट। ठीक है। फिर देयर प्रोटेस्ट लेड फैक्ट्रीज एक्ट, उनकी प्रोटेस्ट हुई। ठीक है। तो उसमें 1911 में 12 घंटे का वर्क शिफ्ट बनाई गई। येट द लॉ वेजेस आर्बिट्ररी वेजेस कट एंड हार्श कंडीशंस फोर्स वर्कर इनटू डेप्थ स्लेवरी। अब 12 घंटे की तो शिफ्ट करवा दी, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको जो पैसे दिए जा रहे थे वो क्या थे, कम थे। तो उससे क्या हो गए, जो काम करने वाले थे वो कर्ज में काम करते रहे, या कर्ज दास्ता आप जिसे बोल सकते हो। कर्ज में काम करते करते वो उसी वहाँ बंधुआ मजदूर टाइप की कंडीशन उनके साथ हो गई। द लेबर लॉ इन इंडिया हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ वर्कर्स स्ट्रगल विच वर वेरी मच पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव कॉलोनियल industrialization since 1920. There was series of strike agitations for better working conditions. Several trade unions were arrested under the Defense of India rule sorry। तो ये जो अभी हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं या जो इमर्ज हुए लेबर लॉ, वो किसका परिणाम थे, 1920 में हुए कई आंदोलन का, कई प्रोटेस्ट का। उसमें बहुत से ऐसे जो यूनियन वर्कर थे, ये यूनियन के जो अध्यक्ष थे या जो नेता थे, लीडर्स थे, वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत क्या कर लिए गए, गिरफ्तार भी कर लिए गए। द वर्कर्स डिमांड वर सपोर्टेड बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और उस समय जो वर्कर्स की डिमांड थी वो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सपोर्ट की जा रही थी। ब्रिटेन वाज फोर्स्ड टू, और इन्होंने स्वतंत्रता के उसमें भी एक अपने हिसाब से पार्ट लिया। ब्रिटेन वाज फोर्स्ड टू अप्रूव द रॉयल कमीशन ऑन लेबर विच गेव अ रिपोर्ट इन 1935। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को झुकना पड़ा और उसने एक कमीशन बनाया जिसने अपने 1935 में क्या दी, रिपोर्ट दी। फिर क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनेबल ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन लॉ मेकिंग। और वही एक्ट रिप्रेजेंट करता है जो लेबर्स लॉ या लॉ मेकिंग में आज की डेट में। ठीक है। उसके बहुत से ऐसे, मतलब उसी सीधी सी बात कह सकें तो उसके बेसिस पे आज के लॉ बने हैं ये है। दिस रिजल्टेड इन रिफॉर्म विच आर फॉर रनर टू द प्रेजेंट लेबर एनेक्टमेंट। और उसके बाद जो रिफॉर्म हुए या जो भी हुए, लेकिन एक सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि वो पूर्वज था। 1935 का जो एक्ट है, जो आज के जो रूल रेगुलेशन है, उनका वो पूर्वज कह सकते हो, या सीधी सी बात दादा परदादा कह सकते हो। द इंडेंचर प्लांटेशन सॉ रिलीफ इन फॉर्म ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। और जो प्लांटेशन जो टी बागानों वाला था वो उसमें मतलब उनको रिलीफ मिली किसके थ्रू, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के थ्रू। अब डिग्निटी थ्रू डेमोक्रेसी। अब गौरव कब मिला, अभी तो उनने चलो इक्वल आए, उनने अपने अधिकारों की लड़ाई की। अब डिग्निटी थ्रू डेमोक्रेसी, गौरव मिला, गौरव थ्रू डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। ठीक है। वाई द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस पार्लियामेंट स्टेप्ड इनटू द प्रोटेक्ट लेबर लॉ। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया कि लेबर लॉ को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। द फैक्ट्रीज एक्ट ले डाउन 8 और वर्क शिफ्ट। फैक्ट्रीज एक्ट ने डिसाइड किया कि भाई 8 घंटे का ही वर्क होगा विथ ओवर टाइम वेजेस। अगर ओवर टाइम करवा रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा।
वीकली ऑफ, लीव एंड वेजेस एंड मेजर ऑफ द हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। और वीकली ऑफ भी दिया गया, जो छुट्टियां थी वो भी दी गई, और इन जो हाइजीन की, हेल्थ की और सेफ्टी के भी उपाय किए गए। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन टू रिजॉल्व wages and other dispute through negotiation so that strike, locust, unjust retrenchment and dismissal are avoided। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया, जिससे क्या किया गया, बहुत मतलब वर्कर्स को इतनी ताकत दी गई कि वो अपने वेजेस की क्या कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके या उनके पार्ट बन सके, जिससे जो प्रोटेस्ट हुई या इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्योंकि जब एक दूसरे से सहमत होकर बात हो जाए तो फिर क्या दिक्कत। The Minimum Wages Act ensure wages below within not possible to subsist। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि भाई आप इससे नीचे में गुजारा भत्ता नहीं हो सकता, ये निर्धारित हुआ। These enactment further the directive principle of state policy and protect the right to life and right against exploitation under Article 21 and 23। और बाद में ये स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके हिस्सा बने, और आर्टिकल 21 एंड 23 के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन होता था मजदूरों का, उन सब चीज़ों को क्या किया, प्रोटेक्ट किया या रोका। ट्रेड यूनियन हैव प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ वर्कर्स फ्रॉम दैट सर्विट्यूड टू द वन ऑफ डिग्निटी। और दासत्व से गौरव प्रदान करने में जो ट्रेड यूनियन है उनने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। In the scheme of socio-economic justice, the labor union can't be dispensed with। और जो लेबर यूनियन है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ही कारण ये सब हो पाया है। द सुप्रीम कोर्ट इन ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफिसर लेबर 1983, ये कोई केस होगा आई थिंक सो, ठीक है, सेड दिस अबाउट द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 इन the day of laissez-faire when industry's relation was governed by the harsh weightage law of hire and fire। The management was the supreme master in the relation between the referable to contract। और इस केस ने सब चीज़ों को कहा कि लेजेस फेयर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सीधी सी बात है, लेजेस फेयर जब लोगों गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम हो उस समय बहुत बड़ा वो था कि रिलेशन वाज गवर्न बाय द हार्श वेटेज लॉ ऑफ हायर एंड फायर। या तो आप हायर रहोगे या आपने कुछ गलती की या कुछ ज़्यादा नेतागिरी बनने की तो आप अलग हो जाओगे। द मैनेजमेंट वाज द सुप्रीम मास्टर, जो भी मैनेजमेंट होता था इंडस्ट्रीज का वही क्या होता था, सुप्रीम मास्टर होता था। द रिलेशनशिप बीइंग रेफरेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अनइक्वल्स। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता था सीधी सी बात है अनइक्वल है कि मैनेजमेंट इतना ताकतवर और जो वर्कर्स है वो उतने ताकतवर नहीं है, तो अनइक्वल्स के बिटवीन वो होगा। द डेवलपिंग नोशन ऑफ द सोशियो जस्टिस एंड एक्सपेंडिंग होरिजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो उस समय ये डेवलपमेंट विचार ये आया कि सोशल जस्टिस मिलना चाहिए उन लोगों के लिए, और फिर जब ये ज़्यादा बढ़ा तो क्या हो गया, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों ही चीज़ उसमें निहित हो गई। पहले तो सोशल जस्टिस कि भाई उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ गलत किया तो आप फायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, और फिर बाद में वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में तब्दील हो गया। necessitate statutory protections to the unequal partner in the industries, namely those who invest blood and flesh against those who bring the capital। और सीधी सी बात है जिसमें जो मजदूर थे वो अपना पसीना खून पसीना बहाते थे, और उनका जो परिणाम था वो कौन लेता था, पूरा मैनेजमेंट या जो हायर बॉडी है या जो काम करवा रहा मालिक। द मूवमेंट वाज फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग नॉट लेफ्ट टू बी नेगोशिएटेड बाय टू अनइक्वल पर्सन बट स्टेचुरली इम्पोज्ड। तो वो नेगोशिएबल नहीं था, वो सीधी सी बात है एक इम्पोज्ड होता था अनइक्वल्स के बिटवीन, ठीक है। एनी मूव टू अंडू दिस लॉ विल पुश द वर्कर्स अ सेंचुरी बैकवर्ड। और अगर आज की डेट में अगर ऐसे लॉ अंडो होते हैं या फिर से लाए जाते हैं तो 150 साल पुराने चीज़ों में ढकेल देंगे वर्कर्स को। कंसिडरिंग द अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ दिस लॉ, पार्लियामेंट डिड नॉट डेलीगेट टू एग्जीक्यूटिव एनी ब्लैंकेट पावर टू एक्सटेंशन। और अगर लेबर्स को कंसीडर करते हुए या उनके प्रोटेक्शन को कंसीडर करते हुए पार्लियामेंट ऐसे क्या नहीं कर सकती है,
निलंबित नहीं कर सकती है। सेक्शन 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेम्प्ट ओनली इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी विच इज एक्सप्लेन्ड a grave emergency whereby the security of India, any part of territory thereof the threatened, whether by war, external aggregation or internal disturbance। अब ये जो सेक्शन 5 के थ्रू जो स्टेट को ताकत मिलती है फैक्ट्री एक्ट एम्पावर के थ्रू, तो वो सब जब हो सकता है जब इमरजेंसी लगी हो देश में, या तो इंटरनल थ्रेट के मतलब इंटरनल कोई कारण हो गया हो, इंटरनल कोई दिक्कत हो, या बाहरी दिक्कत मतलब गृह युद्ध जैसे हालात वो इंटरनल हो गए हो, बाहरी से अगर किसी ने युद्ध कर दिया तो इमरजेंसी हो तब कहीं जाकर वो इस चीज़ का यूज कर सकती है। देन इट इज़ नो सच थ्रेट, और अभी ऐसी कोई धमकी या जो भी है परेशानी नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ना और ऑफ वर्क हॉलीडे कांट बी एक्सटेम्प्टेड इवन फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और ये अलग निलंबित नहीं किए जा सकते, हॉलीडे और जो भी लॉ है वो भी नहीं किए जा सकते चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। सेक्शन 36B of the Industrial Dispute Act enable exception for government industry only if provision exists for investigation and settlement। और जो 30B भी है वो भी तभी प्रोवाइड होता है या गवर्नमेंट इंडस्ट्री मतलब जब ही एग्जिस्ट करता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन होना हो या कोई सेटलमेंट होना हो इस कंडीशन में। ठीक है, अब क्या है, नो स्टैचुरी सपोर्ट, कोई मतलब स्थायी सपोर्ट नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट देयर फूड लैक स्टैचुरी सपोर्ट, कोई मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं है। लेबर इज अ concurrent subject in constitution and most piece of labor legislation are central enactment, और लेबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट या उसी हिसाब के पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो जितने भी लॉ या जो भी एक्ट या विधायक या विधायिकी हैं या जो विधियाँ हैं वो कौन एनेक्ट करता है, सेंटर या जो हमारी केंद्र सरकार है। ठीक है, द यूपी गवर्नमेंट हैज सेड दैट लेबर लॉ विल नॉट अप्लाई फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 3 साल तक लेबर लॉ अप्लाई नहीं होंगे। इवन लॉ ऑफ द प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट कवरिंग माइग्रेंट वर्कर मिनिमम वेजेस मैटरनिटी बेनिफिट ग्रेचुइटी ईटीसी, जो मिनिमम बेसिक राइट हैं जिसमें कि आपकी मैटरनिटी लीव आती है, मिनिमम वेजेस आता है, ग्रेचुइटी आती है, ये भी क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। हाउ कैन अ स्टेट गवर्नमेंट इन वन फेल स्वूप, एक झपट्टे में कैसे कर सकती है, मतलब नलीफाई सेंट्रल एनेक्टमेंट, जो सेंट्रल के एनेक्टमेंट हैं या सेंट्रल के विधायक जो रूल्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कैसे एक झटके में खत्म कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट एनविसेज अप्रूवल बाय द, और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परिकल्पना नहीं करता जो किसके द्वारा अप्रूव्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑर्डिनेंस विच मेक अ होल स्लू ऑफ लॉ एनेक्टेड बाय, जो कानून का धब्बा है, पार्लियामेंट इन ऑपरेबल इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जब करस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन हो तो उस पर वो नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ऑलमोस्ट ऑल लेबर कॉन्ट्रैक्ट आर नाउ कवर्ड बाय द स्टेटस settlement or adjudicate award arrived through democratic process in which labor has been accorded at least procedural equality। और जितने भी जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक गवर्न होती हैं किसके द्वारा, विधियों के द्वारा। सेटलमेंट और एडजुकेट अवार्ड आर अराइव थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो भी सेटलमेंट होते हैं वो सब होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होते हैं। एटलीस्ट कम से कम जो प्रोसेस होती है वो मतलब इक्वलिटी के थ्रू होती है या इक्वलिटी उसमें दिखाई देती है। सच प्रोसीजर इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ नेशन, और ये जो प्रोसीजर होती है वो इंश्योर करती है राष्ट्र की विकास के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस डीजी बहादुर एंड ORS 1980, द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस कैन बी ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन और लेजिस्लेशन। जो भी चेंजेस होगा वो किसके द्वारा होगा, नेगोशिएशन होगा और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू चेंज होगी चीज़ें। रिजेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली डिनाई बोनस, द कोर्ट सेड फंडामेंटल एरर कैन बी अवॉइडेड ओनली बाय
रिमेंबरिंग फंडामेंटल वैल्यू, जो भी फंडामेंटल एरर हैं वो कब अवॉइड हो सकते हैं, जब फंडामेंटल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। ऑन अदरवाइज देयर वुड बी अ लॉलेस, एक स्पेस पैदा हो जाएगा, अदरवाइज ये कोई मायने नहीं रखते सीरीज बात। द ऑर्डर एंड ऑर्डिनेंस इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है। द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द लेबर विल हैव टू बी कंटिन्यूड। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो लेबर की वो मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए। लेट अस नाउ फॉरगेट दैट ग्लोबल कॉरपोरेशन हैड देयर ओरिजिन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ colonialism and their legacy was inherited by Indian capital post independence। और जितनी भी जो इंडस्ट्रीज उत्पन्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के थोड़े से प्रभाव में उत्पन्न हुई हैं, ब्रिटिशर्स के प्रभाव में फली फूली हैं। तो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ अभी भी बनी हुई है। जब हमने आज़ादी ले ली है तब भी वो चीज़ क्या कर रही है, अपना स्थान मेंटेन कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है। ठीक है, द रिसर्जेंस ऑफ द सच कॉलोनियल माइंडसेट्स इज अ डेंजर टू द सोसाइटी एंड वेल बीइंग ऑफ मिलियंस एंड पुट इन रिस्क द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ नॉट ओनली द वर्क फोर्स बट देयर फैमिलीज टू। और अगर फिर से उसका उदय होता है तो वो ना केवल वर्कर्स के लिए बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी क्या है, घातक है। In the unequal bargaining power between the capital and labor, regulatory law provide countervailing balance and ensure the dignity of labor। और अगर अनइक्वल ये बार्गेनिंग होती है तो जो रेगुलेटरी जो लॉ है वो उसकी संरक्षा मतलब रक्षा करते हैं लेबर्स की, अगर कैपिटल और लेबर के उसमें वो होती है, और लेबर्स को क्या गौरव प्रदान करती है। गवर्नमेंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एंश्योर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। और गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की क्या करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। द हेल्थ एंड स्टेट ऑफ द वर्कर कांट बी अब्यूज्ड बाय फोर्स ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। और आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से हम वर्कर्स को या उनकी हेल्थ को खतरे में नहीं डाल सकते इस हिसाब से। लेबर लॉ आर द सिविलाइजेशन गोल एंड कांट बी ट्रम्पटेड ऑन द एक्सक्यूज ऑफ पेंडेमिक। और ये जो लेबर लॉ है वो क्या है, एक सिविलाइजेशन के लक्ष्य होने चाहिए, या लेबर्स को ताकतवर बनाना सिविलाइजेशन का गोल होना चाहिए, और उनको महामारी की आड़ में जीता नहीं जा सकता। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और नहीं पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू फॉर टुडे।